तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई लाइब्रेरी में घुसने की कोशिश करता है तो वहाँ पर मेंगलियार उसे देख लेती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाकर एक जगह पे छुप जाता है। मगर जिस रूम में वो आकर छुपा था वहाँ पर एक लड़की नहा रही थी और योंग फाई को देखते ही फिर वो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग जाग जाते हैं और फिर योंग फाई को अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागना पड़ता है। मगर वो लोग इतनी आसानी से उसे भागने नहीं देते। प्रिंसेस चुनियान अपना टाइगर लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, मगर योंग फाई किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। मगर जहाँ वो पहुँचता है वहाँ पर असल में एक और दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था। वो वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स के जरिए उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से योंग फाई को उसे डील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वो जिस भी बंदे को मार रहा था वो एक क्लोन निकल रहा था। मगर फिर योंग फाई ने उसे हराने के लिए प्रिंसेस चुनियान के ही उसी पटाखे का इस्तेमाल किया था, जिसकी रोशनी की वजह से उस बंदे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद योंग फाई को मौका मिल जाता है और वो अपनी सोड उसके हाथों के अंदर घुसा देता है। मगर फिर वहाँ पर उस बंदे का एक और सीनियर आ जाता है, जिसे योंग फाई देखते ही पहचान जाता है कि ये तो गोल्डन किंग है। मगर उसे हैरानी हो रही थी कि ये बंदा इतनी दूर से यहाँ तक आ पहुंचा है और अभी तक योंग फाई को इसकी ब्रीथ फील नहीं हुई। वो उससे लड़ने के लिए फौरन से अपनी सोड निकाल लेता है और दूसरी तरफ वो गोल्डन किंग जैसे ही अपने वेपन के जरिए योंग फाई पर वार करने की कोशिश करता है तो योंग फाई फौरन से वहाँ से पीछे हट जाता है और फिर बहुत ही तेजी से हवा में ऊपर जाने के बाद अपनी सोड के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो उस बंदे का वेपन के साथ ही पूरा हाथ काट कर रख देता है। उसे लगा कि शायद अब ये बंदा हार मान जाएगा, मगर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में लगा हुआ एक स्पेल उसकी बॉडी को उसके हाथ के साथ दोबारा से कनेक्ट करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के अंदर उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर योंग फाई भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसे हराने के लिए कोई मेथड यूज करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम लोग उस डीमन को देखते हैं जो कि फिर एक के बाद एक पंचेस अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा धूल मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है। मगर योंग फाई बाल बाल बचते हुए वहां से निकल आता है और दोबारा से अपना स्पीयर बहुत ही जोर से जमीन पे गाड़ता है और उसकी मदद से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस डीमन पर जैसे ही जाके हमला करता है तो वो अपनी सोड के जरिए उस पर एक बहुत ही पावरफुल कट लगाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो डीमन पलटकर उस पर वार करने के लिए दोबारा आता है और कहता है कि तुम्हारी ये सोड मेरी हड्डियों को काट भी नहीं सकती। ये कहते ही वो जैसे उस पर वार करता है तो योंग फाई उसके अटैक को रोक लेता है, मगर वो डीमन योंग फाई को उठाकर जोर से एक दरख्त पर दे मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारी ये सोड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देखते ही योंग फाई फिर उसे बहुत ही तेजी से अपने पीछे भगाते हुए वहां से दूर लाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे पीछे बंदा ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए एक दरख्त के सहारे ऊपर आकर उस पर अपनी सोड से एक और अटैक करता है और इस मर्तबा वो उसके शोल्डर को ही काट देता है। इस मर्तबा भी वो देखता है कि वो बंदा बहुत ही जल्दी से हील हो जाता है। योंग फाई कहता है मुझे जरूर कोई एक ऐसा मेथड यूज करना होगा कि ये दोबारा से रीजनरेट ना हो पाए। ये कहने के बाद वो डीमन जैसे ही वार करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ योंग फाई अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकालता है और हम लोग देखते हैं कि वो वॉरियर जैसे ही योंग फाई के करीब आता है तो योंग फाई वो एरो छोड़ देता है जो कि डीमन की बॉडी के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर ही लड़खड़ा कर नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है, जिस पर योंग फाई कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। ये कहते ही वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक और बॉडी बाहर निकल आती है, जिस पर योंग फाई भी पीछे पलट कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उस डीमन की बॉडी के अंदर से एक और डीमन बाहर निकल आया है जो कि असल में रियल मन है। उसे देखते ही योंग फाई कहता है कि चलो इसका भी काम तमाम करना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो हम देखते हैं कि वो डीमन एक ही चुटकी के साथ एक बहुत ही पावरफुल विंड टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है, जिससे वो योंग फाई को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है और फिर अचानक से उसका चेहरा चेंज हो जाता है और फिर वो अर्थ पावर को यूज करते हुए योंग फाई को दो पत्थरों के बीच में दबोचने की कोशिश करता है। मगर योंग फाई जैसे ही वहां से निकलने वाला था वो डीमन उस पर फिर से अर्थ पावर को यूज करता है और फिर से अपना चेहरा चेंज करते हुए फायर एलिमेंट पावर को भी यूज कर देता है और उसे चारों तरफ से लॉक कर देता है। जिसके बाद वो योंग फाई से कहता है कि तुमने अपनी लेजेंडरी कमान से सिर्फ मेरी एक पपेट बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया है, मगर जहाँ तक स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ की बात है तो तुम उसके मामले में मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर योंग फाई कहता है कि क्या वाकई में? ये सुनता ही वो बंदा भी हैरान हो जाता है और पीछे पलटकर देखता है तो योंग फाई तो उसके पीछे खड़ा था। जिसके बाद वो उन पत्थरों की तरफ देखता है, योंग फाई वहाँ पे नहीं है। ये देखने के बाद योंग फाई जैसे ही अपना एरो रिलीज करता है तो वो एरो बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो उसे हिट करता अचानक वो बंदा अपना एक और क्लोन बनाकर डिवाइड हो जाता है। ये देखकर योंग फाई कहता है कि ये कोई क्लोन नहीं बल्कि ये कोई इल्यूजन है। मगर दूसरी तरफ वो डीमन कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जितने ज्यादा होंगे वही जीतेंगे, क्योंकि जंग में जीतता वही है जो कि सबसे ज्यादा समझदार होता है और मेरी स्ट्रेटेजी तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। मगर दूसरी तरफ योंग फाई का वो
गोल्डन एरो वापस से उसी की तरफ ही आ रहा होता है और उसे पता भी नहीं था, मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है अचानक वो बंदा फिर से अपनी बॉडी को डिवाइड करता है और वो लोग 2 से 4 हो जाते हैं और वो एरो सीधा एक दरख्त से जा टकराता है। ये देख योंगफाई समझ जाता है कि इसे इस तरह नहीं हराया जा सकता, क्योंकि इस तरह सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी एनर्जी ही वेस्ट करूंगा। और फिर दूसरी तरफ हमें उस डीमन को दिखाया जाता है, वो योंगफाई पर हमला करने के लिए उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और फिर उसके चारों तरफ से उस पर अलग अलग एलिमेंटल पावर्स को यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से योंगफाई खुद को बचाने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और जायंट हैंड शील्ड्स को यूज करते हुए वो उन सारे अटैक्स को रोक लेता है। मगर वो डीमन अचानक से उसके पीछे आते ही उस पर दोबारा से अर्थ पावर को यूज करते हुए एक जायंट स्टोन उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है और योंगफाई बाकी सारे अटैक्स से भी जाकर टकरा जाता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई ने अपने चारों तरफ एक जायंट हैंड शील्ड क्रिएट करके खुद को बचा लिया था, मगर उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी, जिसकी वजह से वो काफी वीक लग रहा था। और दूसरी तरफ वो डीमन उससे आकर कहता है कि इस जंगल का वोल्केनो यहाँ से बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से मुझे अपनी फायर पावर को यूज करने में और भी ज्यादा आसानी हो रही है। मगर दूसरी तरफ योंगफाई अचानक से खड़ा जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर योंगफाई कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया था, मगर ये मामूली सा डीमन मुझे आज हरा रहा है। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं ऐसे बेशर्म डीमन से हारूंगा? दूसरी तरफ वो डीमन उसका एक ब्लड ड्रॉप अपनी उंगली पर लेकर उसे चाटता है तो वो कहता है कि थर्ड सिस्टर ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा ब्लड वो बिल्कुल अनयूजुअल है। उसका ब्लड ड्रॉप नीचे गिरने ही वाला होता है कि अचानक से योंगफाई फिर से एक फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहां वो अपने फादर को देखता है। उसका फादर वहां पर आकर उससे कहता है कि खड़े हो जाओ। तो अपने फादर को वहां पर देखकर वो भी काफी सरप्राइज होता है, मगर वो अपने फादर से कहता है कि फादर मैं फिर से हार गया, मेरी लाइफ एंड डेथ बिल्कुल वेस्ट है। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मगर उसका फादर उससे कहता है कि कल्टीवेटर्स को दुनिया बस ये समझती है कि ये लोग वेपन रिफाइनर्स हैं, तुम मेरी चैन फैमिली से हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं जो कि बाकी लोगों में नहीं है। तुम्हारे पास हमारी चैन फैमिली की इनहेरिटेंस है, जिसकी मदद से तुम किसी भी डेड कल्टीवेशन को भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि तुम हर तरह की कंडीशन के अंदर प्रैक्टिस करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एक मर्तबा तुम एक सक्सेसफुल कल्टीवेटर बन जाओ, उसके बाद तुम फेरीलैंड में भी एंटर कर सकते हो। और क्या तुम्हें याद है जो मेथड मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें उस हर्ट मेथड को दोबारा से याद करना होगा। ये कहने के बाद योंगफाई उसी मेथड को दोबारा से याद करता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एक नई पावर आना शुरू हो जाती है और हमें उसकी बॉडी के अंदर उसी सूट मूवमेंट को दिखाया जाता है। वहां पे मौजूद एक सूट के अंदर से अचानक से एक हाथ बाहर निकल आता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन अपने 5 क्लोन्स के साथ एक साथ जैसे ही उस पर हमला करता है तो अचानक योंगफाई दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी एनर्जी फिर से चार्ज हो जाती है और वो कहता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं दोनों डायरेक्शंस की तरफ जब चाहे मूव कर सकता हूँ। ये कहने के बाद फिर वो अपने वेपन को अचानक एक जायंट फायर सोर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वो असल में अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उन सभी गॉड्स के वेपन्स को यूज करना शुरू कर देता है और ये सोर्ड उसकी सबसे पहली सक्सेस है जिसे उसने अपने सोर्ड टॉम से बाहर निकाला है। वो उसी जायंट सोर्ड को लेकर बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन पर हमला करने के लिए आता है तो वो डीमन बाल बाल खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाता है, मगर वो लोग उस सोर्ड अटैक को देखकर बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं और वो डीमन कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम्हारी ब्रीथ वो लाइफ एंड डेथ दोनों की फीलिंग दे रही है। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम जिंदा हो या फिर तुम मरे हुए हो? उसकी एनर्जी अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिसकी वजह से वो एक ही सोर्ड अटैक के साथ उन चारों के चारों क्लोन्स को एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक देता है और फिर योंगफाई उस पर एक और अटैक करते हुए कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? ये कहने के बाद वो एक जोरदार एनर्जी अटैक करते हुए उन सारे ही क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो डीमन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और फिर योंगफाई कहता है कि मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मगर वो उसे बताने से पहले ही कहता है कि मैं क्यों बताऊं? मगर इतनी ज्यादा एनर्जी को एक साथ यूज करने की वजह से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि ये पावर उसकी पावर लिमिट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा थी। और योंगफाई कहता है कि इस एनर्जी को यूज करने की वजह से मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो गई है, इसे हराने के लिए मुझे अपने स्किल्स पर ही रिलाई करना पड़ेगा। अचानक फिर उन्हें वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो असल में लान फेंग होता है जो कि वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर इतना शोर क्यों कर रहे हो? वो योंगफाई के सामने आता है और फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सेंस करने की कोशिश करता है कि वहाँ पे और कौन है। जैसे ही उसे वहाँ पर एक दूसरी बॉडी दिखाई देती है तो लान फेंग अपने डेगर के साथ एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है और वो डीमन खुद को बचाने के लिए अपनी उस पपेट बॉडी को कुर्बान कर देता है। ये देखकर लान फेंग को लगा कि शायद वो डीमन मर गया है, मगर दूसरी तरफ फिर वो योंगफाई से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो योंगफाई उसे अपने बारे में नहीं बताता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा है, क्योंकि अगर वो सच्चाई बता देगा तो सबको पता चल
जाएगा कि वो योंगफाई ही था जो कि एक लड़की के कमरे में घुसा था। तो योंगफाई कहता है कि ब्रदर, तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में तो जानते ही हो, ये काफी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। तो लानफेंग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, तुम डीन के आगे जाकर सारी स्टोरी बता देना। सुनते ही योंगफाई कहता है कि अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? असल में ये एक डीमन था जो कि चू किंगडम से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बस इतनी सी ही बात थी, इसके लिए डीन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनते ही लानफेंग कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक कंडीशन सेट कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात किसी को ना बताऊं तो फिर तुमने जो अभी स्वॉर्ड स्किल्स यूज किए हैं, इन स्वॉर्ड स्किल्स के साथ तुमने मेरे साथ फाइट करनी है, मगर उससे पहले तुम खुद को रिकवर कर लो, उसके बाद ही हम फाइट करेंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। मगर दूसरी तरफ योंगफाई कहता है कि लोग गई भैंस पानी में, बड़ी मुश्किल से एक जगह से जान बचाई थी, अब दूसरी तरफ से लानफेंग के साथ फाइट करनी पड़ेगी। आइंदा मुझे कभी भी लाइब्रेरी में जाना हुआ तो मैं बिल्कुल सोच समझ कर ही जाऊंगा, क्योंकि पहली मर्तबा में ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ये कहते ही वो फौरन से वापस घर की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डोंग को। डोंग एक जगह उल्टा बंधा हुआ होता है और वहाँ पर ल्यूआर भी होती है। ल्यूआर ने उसे वहाँ पर पकड़ लिया था क्योंकि उसे शक था कि उस लड़की के रूम में जो कुछ भी हुआ है उसका कनेक्शन डोंग के साथ है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, मगर डोंग कुछ भी नहीं बताता। ल्यूआर के हाथ में कुछ बाल होते हैं जो कि योंगफाई के थे। वो बालों से दिखाते हुए कहती है कि बताओ कि ये बाल किसके हैं, मगर डोंग साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जानता ये किसके बाल हैं। जिस पर ल्यूआर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक मर्तबा फिर से कह रही हूँ, जितना जल्दी मान लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया तो फिर मुझे ऑप्शन 2 यूज करना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ डोंग भी एक मर्द की तरह बोलने लगता है और कहता है कि चाहे तो मेरा सर काट दो, मेरा खून बहा दो, मगर मैं कभी भी किसी के आगे सर झुकाऊंगा नहीं। ये सुनने के बाद फिर मेंगलियार ऑप्शन 2 को यूज करती है और वहाँ पे जाते ही मिठाई का एक डब्बा खोलकर उसमें से एक मिठाई बाहर निकालती है और जैसे उसे खाती है तो दूसरी तरफ डोंग की नाक, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा तेज थी, उसे मिठाई की खुशबू आ जाती है, जिस पर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो लियार से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। तो मेंगलियार कहती है ये हमारे टाई चेंग सेट की सबसे खास मिठाई है, अगर तुम ये खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी दूंगी, मगर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि ये बाल किसके हैं। ये सुनकर डोंग कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक वफादार ड्रैगन हूं, मैं कभी भी योंगफाई के साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही मेंगलियार कहती है कि क्या कहा तुमने? योंगफाई क्या कल रात वही वहाँ पे आया था? ये सुनकर डोंग भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, मैंने इसका नाम कैसे ले लिया, लगता है कि अब बैंड बजने वाली है। मगर फिर मेंगलियार कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर योंगफाई वहाँ पर क्या करने के लिए आया था। दूसरी तरफ डोंग को याद आता है कि योंगफाई ने उसे बताया था कि अगर उनकी सच्चाई के बारे में किसी को भी पता चल गया तो उन्हें लात मारकर सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये याद आने के बाद वो सोचता है और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है ताकि वो कोई बहाना बना सके, और फिर वो उससे झूठ बोलता है कि वो वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, वो तुम्हें दोबारा से देखना चाहता था। तो मेंगलियार कहती है कि क्या कहा तुमने, मुझे देखने के लिए? वो क्यों भला? तो डोंग कहता है कि तुम ये बात नहीं जानती, मगर वो लड़का तुम्हें अपना दिल दे बैठा है। जब से तुमने उसे देखा है वो लड़का सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम्हारे बारे में ही बातें करता है, यहाँ तक कि उसे तो सपने भी तुम्हारे ही आते हैं। ये सुनकर मेंगलियार परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं योंगफाई ने मुझे उस माउंटेन से गिरने से इसीलिए तो नहीं बचाया था क्योंकि वो मेरी केयर करने लगा था। मुझे इस सारे मामले में एक मर्तबा फिर से सोच लेना चाहिए। उसने जानबूझकर मुझे माउंटेन से गिरने से बचाया ताकि मैं सेक्ट में इजीली एंटर हो सकूं। सब लोगों को यही लगेगा कि वो जाइंट गॉड हैंड मैंने अकेले ही हासिल किया है। मगर फिर डोंग फिर से बोलना शुरू करता है और वो कहता है कि योंगफाई ने इस अकेडमी में एडमिशन ही तो इसीलिए लिया है कि वो तुम्हें बार बार देख सके, और तुम्हें देखने के लिए ही तो वो सूत्रा अकेडमी में आया था, मगर वो चाहता नहीं था कि तुम्हें इसके बारे में पता चले। और इससे पहले कि वो कुछ बोलता वो लड़की डोंग को उठाकर दूर फेंक देती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मगर वो दिल ही दिल में कहती है कि मुझे कोई भी स्टेप उठाने से पहले एक मर्तबा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि योंगफाई वो कुछ न कुछ करेगा, अगर वो वाकई में मुझे चाहता है तो इसके लिए वो मेरे पास दोबारा जरूर आएगा। वो डोंग से कहती है कि ठीक है तुमने सच बोल दिया है तो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। वो उसे बहुत सारी मिठाइयां देती है और कहती है कि मेरी एक बात याद रखना, आज जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना, यूं समझ लो कि यहाँ पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो डोंग भी काफी समझदार था, वो कहता है कि तुम बस भूल जाओ कि हम लोग यहाँ पर कभी मिले थे और हमारे बीच में कोई बात हुई थी। ये कहते ही डोंग
मिठाई लेता है और शराफत से वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते वो दिल ही दिल में कहता है कि योंगफाई की आज मैंने जान बचाई है, आज सारा हिसाब उससे लूंगा। उसे पता नहीं कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसे मेरे लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स लाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ मेंगलियार अपने उन सर्वेंट्स की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी से भी बात मत करना। तो वो कहती है कि हाँ, हमने कुछ भी नहीं देखा, ना ही हमने कुछ सुना है। मगर अगले ही दिन वो लड़कियां उस बात को हर जगह फैला देती हैं और फिर सब लोग ये बातें करने लगते हैं कि योंगफाई और मेंगलियार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात जंगल में आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरे सेक्ट में ये बात फैल जाती है और सब लोग ये जान जाते हैं कि मेंगलियार और योंगफाई के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है। और जब केविन जुओ ये बात सुनता है तो उसके तन मन में आग सी लग जाती है और वो एक बंदे को पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, मेंगलियार ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये कहते ही वो उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और फिर गुस्से में योंगफाई का नाम लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। अगले सीन में हम लोग योंगफाई को देखते हैं, वो एक जगह कल्टीवेशन करके खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि शुक्र है कि इस मर्तबा तो मैंने मिस्टीरियस स्किल्स के जरिए अपनी जान बचा ली, मगर मेरा हार्ट वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। लगता है कि शायद मुझे कुछ दिन तक यूं ही कल्टीवेशन करके खुद को रिकवर करना होगा। मगर इतने में अचानक वहाँ पर प्रिंसेस चुनियान आ जाती है और वो कहती है कि योंगफाई तुम एक नंबर के दरिंदे हो, आखिर तुम ये हरकत कैसे कर सकते हो, तुम कल रात वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि धत तेरी की, लगता है मैं पकड़ा गया हूँ। वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुम्हें सच में उस लड़की ने सब कुछ बता दिया है। तो प्रिंसेस कहती है कि इसमें बताने वाली क्या बात थी, पूरा सेक्ट इसके बारे में जानता है। ये सुनते ही योंगफाई कहता है कि मेरा गेम ओवर होने वाला है। मगर फिर प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि अगर तुमने उस लड़की को अपना दिल दे ही दिया था तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे बताओ सब लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं कि लास्ट नाइट तुम मेंगलियार से मिलने के लिए गए थे, क्या ये बात वाकई में सच है या फिर लोगों ने कोई अफवाह बनाई है। ये सुनते ही योंगफाई फिर इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कल उससे मिला ही नहीं हूँ, मैंने तो बस इतना सुना है कि कल गर्ल्स की डोरमेट्री में कोई घुस आया था, उसके बाद क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर प्रिंसेस चुनियान उसे बताती है कि सिस्टर डॉनफिंग ने कहा है कि कल उसके कमरे में एक लड़का घुस आया था, मगर किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वो कौन था। ये सुनते ही योंगफाई की जान में जान आती है और वो कहता है कि शुक्र है कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस कहती है कि हाँ, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रहे थे ना, हम लोग दोबारा से मुद्दे पर आते हैं, बताओ कि तुम उस लड़की के पास मिलने के लिए क्यों गए थे। ये कहकर वो उसे पकड़कर जोर से झंझोड़ना शुरू करती है, जिसकी वजह से योंगफाई के मुंह से अचानक से खून निकल आता है और वो बेहोश होकर वहीं पे ही गिर पड़ता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।